Good morning, students. Mm, I hope you are doing your studies. And students, we were discussing about the chapter 6, the third order. I think take a took a long while. So, students, we will finish this chapter in this video or in this part. Student, we were discussing about the social unrest. It was the part of the क्राइसिस इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन सोसाइटी और रोमन सोसाइटी के अंदर जो क्राइसिस आया उसके कुछ इफ़ेक्ट्स थे, कुछ एस्पेक्ट्स थे, जिसके अंदर एक उन्होंने एग्रीकल्चर चेंजेस किए हैं, उनके लैंड यूज़ चेंज हुआ और उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो चेंज हुआ। तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? जब सोसाइटी के अंदर कुछ उथल पुथल होती है, सोसाइटी के अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ इसके अंदर वाइब्रेशन होते हैं, तो कुछ उठा पटक हो जाती है, उसी को बोला जाता है सोशल अनरेस्ट। द इनकम ऑफ लॉर्ड वाज बैडली हिट। अब क्या हुआ, हमने पढ़ा कि 14th सेंचुरी के अंदर जो समर का जो टाइम था, समर पीरियड जो था, वार्म जो समर था वो कोल्ड समर में चेंज हो गया, यानी ठंडी गर्मी हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो उनका जो एग्रीकल्चर के लिए, जो क्रॉप्स के लिए जो उनके पास एक टाइम ऑफ पीरियड था, एक फिक्स टाइम था, उसके अंदर उनको एग्रीकल्चर करना था, वो थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। और क्या हुआ, कम होने के बाद उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हुआ, डिक्रीज़ हुआ। तो धीरे धीरे लोगों की जो इनकम थी वो भी कम हुई और उसके साथ साथ लॉर्ड जो थे उनकी इनकम कम हो गई, क्योंकि लॉर्ड के पास, लॉर्ड कौन थे, फ्यूडल्स, उनके पास वास्ट ऑफ द लैंड्स उनके पास होते थे, बट अब उनके पास ज़मीन तो थी बट एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, तो उनकी क्या हुआ, इनकम के अंदर प्रॉब्लम हुई। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि 1323 के अंदर पीजेंट्स को उन्होंने क्या किया, वो लेबर को क्या कर दिया, उन्होंने रिवाइव कर दिया। देखो, द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स दे हैड एंटर्ड इनटू ए रिवाइव लेबर सर्विसेज, दिस वाज वायलेंटली अपोज्ड बाय पीजेंट्स। उन्होंने क्या किया, लेबर सर्विस के ऊपर उन्होंने टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दिए, रिवाइव लेबर सर्विसेज उनको सस्ता कर दिया, फ्री कर दिया। तो उन्होंने खूब सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं। इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स की, खूब सारे चेंजेस जो अगेंस्ट द पीजेंट्स थे उन्होंने उनको ऑपरेस करना स्टार्ट किया, खूब सारे उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ उनके साथ की गई, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इम्प्लाई कर दिए गए। तो इसके दौरान, इस टाइम पे क्या हुआ, उनको ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पीरियड क्या हुआ स्टूडेंट्स कि तो स्टूडेंट उस दौरान क्या हुआ कि सोसाइटी के जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। कब हुआ, 1323 को रिवॉल्ट फ्लैंडर्स में हुआ, 1358 में कहाँ हुआ, फ्रांस में, और 1381 में इंग्लैंड में हुआ। क्योंकि उनके साथ इतनी सारी एट्रोसिटीज़ की जा रही, तो ऑब्वियसली ये फिक्स्ड है कि उनको कुछ ना कुछ रिवॉल्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो रिवॉल्ट थे उनको बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया। दीज रेबेलियंस वर रूथलेसली क्रश्ड। ये देखो लाइन, it is significant that they occurred with the most violent intensity in expansion, a sign that peasants were attempting to protect the gains they had made in previous centuries। और उनको अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जो उन्होंने पुरानी बचत की थी, जो अपना इकट्ठा किया था, उससे वो ज़िंदा रह पा रहे थे। डिस्पाइट द severe repression, the sheer intensity of peasants' opposition ensured that the old feudal relations could not be reimposed. The money economy was too far advanced to be reversed. Therefore, though the Lord succeeded in the crushing the revolts, खूब सारे उनको अलग अलग मेथड से उनको रिप्रेस किया गया। इसके अगला अपना टॉपिक आता है, ये हमने पढ़ा है। अगला टॉपिक हमारा आता है पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस जो हुआ है वो कब हुआ है, 15 to 16 सेंचुरी में। कब हुआ स्टूडेंट, 15 से 16 सेंचुरी में क्या था, इसको पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट्स इन द पॉलिटिकल स्पेयर पैरेलल टू स्पेशल सोशल प्रोसेस। यानी पॉलिटी के अंदर चेंज होता है, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं, सोशल चेंजेस भी होते हैं। याद रखना है, पॉलिटिकल चेंजेस के साथ क्या क्या होता है, सोशल चेंजेस भी होते हैं। इन द 15th and 16th सेंचुरी यूरोपियन किंग्स स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर। देखो एक टर्म आएगी इसके अंदर जिसको बोला जाता है न्यू मोनार्क्स। याद रखना, मैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैं पूछता ही हूँ इस क्वेश्चन को। क्या टर्म है, न्यू मोनार्क्स।
मोनार्की हमने पढ़ा है 9 चैप्टर के अंदर कि जब सिंगल रूलर बहुत बड़े एरिया को गवर्न करे और सारा उसके हाथ में रूलिंग हो, कोई अलग से रूल नहीं हो जिसमें उसका सुप्रीमेसी हो, वो सब क्या होती है मोनार्की। तो एक टर्म आती न्यू मोनार्की है। जो मोनार्क थे एक अलग टाइप के मोनार्क थे, इनको बोला गया न्यू मोनार्क। अब न्यू मोनार्क क्यों बोला गया इनको हमको डिस्कस करना है। डेवलपमेंट्स इन द पॉलिटिकल sphere parallel to social process. In the 15th and 16th century, European kings strengthened their military and financial power. उन्होंने क्या किया, यूरोपियन जो किंग्स थे उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को और साथ ही साथ फाइनेंशियल पावर दोनों को क्या किया, मजबूत किया। अब मजबूत करने का रीज़न क्या था, बिकॉज क्या हो रहा था स्टूडेंट्स की, यूरोपियन जो सोसाइटी थी उस समय हर एक जो कंट्री था अपने आप को इम्पीरियल और इम्पीरियल के साथ अपने आप को एक्सपांड करना चाहता था। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक कर रहा है थ्रू द ओशियंस, सीज के इस ऊपर से अटैक कर रहा है, और तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने आप में जीतना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को डिफेंस करने के लिए, और ऑफेंस दो तरीके होते हैं, डिफेंस करो या ऑफेंस करो। डिफेंस का मतलब अपने आप को बचाना, ऑफेंस मतलब आगे होकर अटैक करना। तो डिफेंस और अटैक का जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो किया जा रहा था। तो अब दोनों के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मिलिट्री पावर को बढ़ाना था, तो कोई हम पर अटैक करे तो डिफेंसिव कर सके और हम किसी के ऊपर अटैक करें तो अच्छे से कर सके। फाइनेंशियल पावर, क्योंकि हर एक कंट्री दूसरे कंट्री को लूटना चाह रहा था, तो इसलिए उनको अपना फाइनेंशियल पावर बढ़ाया। फिर उन्होंने क्या किया, द पावरफुल न्यू स्टेट्स दे क्रिएटेड वर ए सिग्निफिकेंट फॉर यूरोप एज द इकोनॉमिक चेंजेस दैट वर ऑक्यूरिंग। हिस्टोरियंस हैव देयरफॉर कॉल्ड दीज किंग्स न्यू मोनार्क। जिन्होंने सारे काम किए 15 to 16 सेंचुरी के अंदर, जो राजा थे यूरोपियन रूलर्स, उनको बोला है न्यू मोनार्क। जिन्होंने सबके जगह क्या बोला है, द पावरफुल न्यू स्टेट्स, जो नए पावरफुल स्टेट्स थे, दे क्रिएटेड, उन्होंने बनाए, वर एज सिग्निफिकेंट फॉर यूरोप एज द इकोनॉमिक चेंजेस दैट वर ऑक्यूरिंग। और उनके कारण ही खूब सारे इकोनॉमिक चेंजेस सोसाइटी में आ रहे थे, यूरोप में आ रहे थे, और इनको इसलिए क्या बोला गया, न्यू मोनार्क। अब न्यू मोनार्क के कुछ फेमस नाम हैं, लुइस 11 इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7 इन इंग्लैंड एंड इजाबेल एंड फर्डिनांड इन स्पेन। 4 नाम आते हैं। पहला है लुइस 6 इन द फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7 इन इंग्लैंड एंड इजाबेल द फर्नांड इन स्पेन। वर एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि इनसे ऊपर और कोई नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा। तो एब्सोल्यूट, इनमें हर चीज़ उन्होंने अपने आप को एक्सपांड किया। 2 टर्म से हम इनको एब्सोल्यूट कह सकते हैं। देखो, दो रेफरेंस में हम इनको एब्सोल्यूट बोल सकते हैं। एक एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कि इन्होंने अपने आप को सबसे सुप्रीम बताया, इनसे ऊपर और कोई नहीं, इनका रूलिंग, इनका आदेशी शासन है। जैसे कहती है ना शिवगामिनी बाहुबली में, मेरा आदेशी शासन है, वैसे ही इनका जो आदेश होता था वो इनका रूलिंग होता था। एब्सोल्यूट यानी सुप्रीम इन द रूलिंग। एक एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इन्होंने हर तरीके से हर एक एरिया के अंदर अपने आप को पावरफुल बनाया, वेदर इट इज़ द मिलिट्रियन और फाइनेंशियल, डिफेंसिव, ट्रेडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल रूलिंग, ये सब कुछ इन अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनके अंदर, सब के अंदर इन्होंने किया, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब सब तरफ। तो स्पेन वर द एब्सोल्यूट रूलर्स हु स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ, क्या क्या इन्होंने किया, ऑर्गेनाइजिंग स्टैंडिंग आर्मीज, इन्होंने आर्मी खड़ा करना स्टार्ट किया, मिलिट्री एस्पेक्ट हो गया, ए परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंड नेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल हो गया। इन स्पेन एंड पोर्टुगल बिगेन टू प्ले ए रोल इन द यूरोप्स एक्सपांशन ओवरसीज। और इन्होंने अपने ट्रेड के लिए एक्सपांशन करना भी स्टार्ट किया, और किसने सबसे बड़ा रोल निभाया था, स्पेन एंड पोर्टुगल ने। इन्होंने 15 to 16 सेंचुरी के इंडिया के अंदर, हालांकि ये लोग आए हैं ब्रिटिश लोग, लेकिन जो स्टार्टिंग किया था, द स्टार्टिंग वॉज बिगेन फ्रॉम द पोर्टुगल एंड द स्पेन। अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द ट्रायम्फ ऑफ दीज मोनार्कीज वाज द सोशल चेंजेस विच हैड टेकन प्लेस इन 12th and 13th सेंचुरी। और इस पॉलिटिकल चेंजेस, इस मोनार्की के अंदर ये जो ट्रायम्फ आया, जो चेंजेस आए हैं, ये भूचाल आया है, ये किस लिए आया था, बिकॉज ड्यू टू द सोशल चेंजेस। सोशल चेंज, मैंने ऊपर लाइन बताई नहीं था कि पॉलिटिकल चेंज में पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं तो साथ साथ क्या होता है, सोशल चेंजेस भी होते हैं, और अगर सोशल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, पॉलिटिकल चेंजेस भी होते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि सोशल चेंजेस में क्या हुआ था कि 12th and 13th सेंचुरी
द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं जिसका हमको एविडेंस मिलता है 7th सेंचुरी में, चार्ले माग्ने करके एक रूलर था उसके टाइम से, जो किस में आया था, रोमन सोसाइटी के अंदर चला, उसको क्या बोला, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, गुल जाना, डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड वेसलेज। ये जो फ्यूडल सिस्टम और वेसलेज हमने पढ़ा था, वेसलेज क्या होता है, सीरीज होती है, किंग के वेसलेज कौन थे, लॉर्ड्स थे, लॉर्ड्स के वेसलेज कौन थे, नाइट्स थे, नाइट्स के वेसलेज या सीधा लॉर्ड के वेसलेज कौन थे, पीजेंट्स थे। तो ये वेसलेज सिस्टम होता है, ये अपने को हायर को सीनियर, ये अपने सीनियर, इनके लिए सीनियर, रोमनिक वर्ड है। And the slow rate of economic growth had given the first opportunity to kings to increase their control over their powerful and not so powerful subject। धीरे धीरे जो क्या हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ वापस होने लगी 15 to 16 सेंचुरी में, तो क्या किया कि जो राजा थे उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने कंट्रोल और कम कंट्रोल वाले लोगों को वो धीरे धीरे क्या करें, कंट्रोल कर सके। पावरफुल और अनपावरफुल, नॉन पावरफुल जो हैं उन लोगों को कंट्रोल करने का मौका मिला। Rulers dispensed with the system of feudal levies for their armies and introduced professionally trained infantry equipped with guns and siege artillery। उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको और उन्होंने चेंज किया, क्या किया, डिस्पेंस्ड विद द सिस्टम ऑफ फ्यूडल लिवाइज, यानी फ्यूडल लोगों की आर्मी को छोड़ के उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की आर्मी बनाई जो ट्रेंड थी, ट्रेंड इन्फेंट्री इक्विपाइड विद गन्स और सीज आर्टिलरी के साथ वो पूरी पूरी बंद थी, बख्तर बंद। सीज का मतलब जो पूरी तरफ से पैक होता है, जैसे होता है ना, हमने अगर पुराने लड़ने वाले लोगों का देखा तो उनका पूरा कोट वगैरह सब कुछ पैक होता है, तो ऐसे आर्मी उन्होंने डायरेक्टली अंडर देयर कंट्रोल। पहले जो आर्मी होती थी, देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले जो फ्यूडल्स थे उनकी अपनी आर्मी होती थी। मैंने बताया था कि कभी राजा के लिए क्या करते थे, फ्यूडल्स आर्मी रखते थे और ज़रूरत पड़ने पे उसकी सर्विस में प्रेजेंट करते थे, उसके लिए लड़ लेते थे। लेकिन अब क्या क्या, इन राजाओं का नाम था एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स। एब्सोल्यूटिस्ट रूलर का मतलब है कि इनके पास हर तरफ से कंट्रोल होना चाहिए, तो इस कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की आर्मी एस्टेब्लिश कर ली। देयर आर्मीज एंड द इंट्रोड्यूस्ड प्रोफेशनली एंड ट्रेंड इन्फेंट्री इक्विपाइड डायरेक्ट अंडर देयर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में डायरेक्ट लिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसीज क्रम्बल्ड इन द फेस ऑफ द फायर पावर ऑफ द किंग्स। और जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है हायर वर्ग, यानी राजा के इंपीरियल लोग, सोसाइटी के अंदर ऊंचे लोग, उनको बोला जाता है एरिस्टोक्रेट्स। अभिजात हिंदी में बोला जाता है जिनकी जाति ऊपर होती है, ये अपना इंडिया वाली जाति नहीं कि ये वो जाति नहीं, जिनका जाति का मतलब होता है जिनका पोजीशन। तो हायर पोजीशंस के लोगों का जो रेजिस्टेंस था वो भी क्या हो गया, इन राजाओं की ताकत के अंदर दब गया। इसके आगे एक टॉपिक आता है, बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस मोनार्क्स गोट इनफ रेवेन्यूज टू सपोर्ट लार्जर आर्मीज and thus defend and expand their frontiers and overcome came internal resistance to the royal authority। अब क्या हुआ, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। मैंने बताया था ना, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, बाय इंक्रीजिंग टैक्स। अब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, मनी इनके पास ज़्यादा आया। अब मनी को खर्च कहाँ करेंगे, या तो अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल में खर्च करेंगे, और अगर कोई बुद्धिमान है, अभी हम देखते हैं कि मान लो किसी के पास पैसा आ गया, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, खबर है कि यू वॉन द 1 करोड़ रुपीज़ लॉटरी। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, जाके एक iPhone 11 Pro ख़रीद लेंगे, और कोई स्कूटी ख़रीद लेगा, कोई कार खरीद लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। बट जो बुद्धिमान होगा, द इंटेलिजेंट वन विल इन्वेस्ट देयर मनी इन सम काइंड ऑफ बिजनेस और डिपॉजिट इट इन द बैंक। अब उसके ब्याज से जिएगा वो। 1 करोड़ रुपया लग गया, 1 करोड़ रुपया का 1% होता है 1 लाख रुपया। अगर मान लो कोई बैंक 5 लाख रुपया दे रहा है, 5% दे रहा, तो हर महीने कितना हो गया, 5 लाख। हर साल 5 लाख रुपए कमा लेगा वो 1 करोड़ से। अब 5 लाख बचा हुआ जो लोग होंगे पैसा उड़ा देंगे। तो ये ब्रिलियंट लोग थे, इन्होंने क्या, अपना मनी आया तो उससे इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को एक्सपांड किया, अपने डिफेंस सिस्टम को एक्सपांड किया, और एक्सपांड करने के साथ इन्होंने क्या किया, अपने आप को, मान लो कोई कंट्री इतना है, इसको इतना फैलना है, तो क्या किया, अपनी आर्मी को किया। ये तो बाहर का आउटर एक्सपांशन हो गया। और इनर जो होते थे, अंदर के अंदर भी हमने पढ़ा कि सोशल अनरेस्ट करके एक टॉपिक आया था, उसमें जो रिवॉल्यूशन होते थे उनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होते थे, इनको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को मजबूत किया। तो पैसे से सब कुछ किया जा सकता था।
सेंट्रलाइजेशन एक टर्म आती है जिसको हमको समझना है, एक टर्म है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी पावर कहाँ आके मिलती है, सेंटर में। कहाँ आके मिलती है, सेंटर में। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी पावर है, इसका मेन सोर्स क्या है, सेंटर में। किसी को भी मोनोपोली या हिंदी में बोले तो स्वायत्ता नहीं है, उनको ऑटोनॉमी नहीं मिला हुआ है। ऑटोनॉमी समझते हैं आप, ऑटोनॉमी यानी खुद से रूल करना। तो ऑटोनॉमी किसी के पास नहीं था, सारी राज शक्तियाँ किसके पास थी, पावर थी रूलर के पास। उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। However, did not occur without resistance from the aristocracy. A common thread running through all types of opposition to the monarchy was the question of taxation. In England, rebellions occurred and were put down. 1497, 1536, 47, 49, 53. In France, Louis XI had to wage a long struggle against duke and princes. अब इनके अंदर भी क्या होता है कि अपना जो एरिस्टोक्रेसी होती है उसके अंदर भी इनका हुआ। तो इनके जैसे अपने इंडिया में हम देखते हैं कि कभी बाप अपने बेटे को राजा नहीं बनने देता तो बेटा बाप को मार देता है, तो ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था। इसके आगे हमको देखना एक टर्म आई इसमें, द रिलीजियस वॉर्स इन फ्रांस इन द 16th century वर इन पार्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन द रॉयल प्रिविलेज एंड रीजनल लिबर्टीज़। अब क्या हुआ देखो, इसको एक टर्म आई रिलीजियस वॉर्स। रिलीजियस वॉर्स को बोला जाता है क्रूसेड्स। क्या बोला जाता है, क्रूसेड्स। इन फ्रांस इन द 16th century वर इन पार्ट ए कॉन्टेस्ट बिटवीन रॉयल प्रिविलेजेस एंड रीजनल लिबर्टीज। क्या रॉयल प्रिविलेजेस और रीजनल लिबर्टीज यानी राजा के अधिकार और लोगों के अधिकारों के बीच में, राइट्स बिटवीन द रॉयल के राजाओं को जो सुविधा मिलती थी, प्रिविलेजेस थे, और रीजनल लिबर्टीज जो थी उनके बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ। Nobility managed a tactical shift in order to ensure their survival. From being opponents to the new regimes, they quickly transformed themselves into loyalists. और कभी कभी जो नए लोग जो आए उन्होंने क्या किया, अपने आप को क्या बना लिया, राजा का क्या बना लिया, लॉयलिस्ट बना लिया। It is this for the reason that the royal absolutism has been called a modified form of feudalism. और क्या हुआ कि इसको मॉडर्न मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म बोला, कि जब उन्होंने बोला कि एक शिफ्ट आया, देखो इसको पढ़ना है, ये टॉपिक अच्छा है। द नोबिलिटी मैनेज ए टेक्टिकल शिफ्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर देयर सर्वाइवल। अब क्या हुआ, हमने पढ़ा ना कि डिसोल्यूशन ऑफ क्या हो गया, फ्यूडलिज्म का क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, यानी ख़त्म हो गया। तो जो फ्यूडल्स थे उनको सर्वाइव करना पड़ा, तो सर्वाइव करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को राजा का क्या बना लिया, लॉयलिस्ट बना लिया, उनका वफादार बना लिया, उनका चमचा बना लिया। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को चमचा बनाया तो वापस वो क्या हो गया, अपने आप को वापस फ्यूडल बना लिए। तो कहते हैं कि जो एब्सोल्यूटिज्म जो था, द रॉयल एब्सोल्यूटिज्म हैज़ बीन कॉल्ड ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म से अलग ही नहीं था, बस मॉडिफाइड फॉर्म था। जैसे हम गाड़ी को मॉडिफाई करा लेते हैं ना, कि गाड़ी है स्प्लेंडर प्लस और उसके पीछे एक्टिवा की स्कूटी है और उसके पीछे हमने बुलेट का साइलेंसर लगा दिया, तो क्या हुआ, आवाज़ भले उसकी बुलेट की साइलेंसर की आ जाएगी, बट ये कैसे जानी जाएगी, इट विल नोन एज द एक्टिवा स्कूटी। तो ऐसे ही उन्होंने क्या बोला, जो एब्सोल्यूटिज्म था वो क्या था, modified form of feudalism. Precisely the same class of people who had been rulers in the feudal systems, the lord continued to dominate the political scene. They were given permanent position in the administrative service. हमने पढ़ा था ना, जो एब्सोल्यूटिस्ट जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, एक परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चालू किया। आपको ऊपर दिखाते हैं, ये देखो उन्होंने क्या किया है, ये ऊपर ये टर्म आई सोशल अनरेस्ट, इसके नीचे देखते हैं हम, ये लोग एक पेज कहाँ गया, ये देखो एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी उन्होंने एस्टेब्लिश की। क्या क्या किया, देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूटिज्म जो आया था या जो एब्सोल्यूट रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, तो उन्होंने एक चेंजेस क्या किया, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब लॉर्ड्स और फ्यूडल्स जो थे उनको क्या बनना था, परमानेंट बनाना था। तो परमानेंट बनने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया,
उनका लॉयल बना लिया, और लॉयल बना लिया तो वो अपनी जगह पे वापस चले गए। एक नाम आता है इधर देखो कि rulers thus made space for new non-feudal elements in the state system. The later history of France and England was to be shaped by these changes in the powerful structures. In the reign of the child king Louis XIII of France in the 1614, a meeting was held to the French consultative assembly known as the State General. देखो एक टॉपिक आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट जनरल क्या है। तो फ्रांस जो है वहाँ की जो कंसल्टेटिव असेंबली है उसको क्या बोला जाता है, स्टेट जनरल। और कंसल्टेटिव असेंबली क्या होता था कि जब राजा होता था, फ्रेंच जो रूलर है, उस रूलर को अगर कोई भी एडवाइस लेना होता था रिगार्डिंग द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या करता था, अपनी इस कंसल्टेटिव असेंबली से क्या करता था, राय मशवरा लेता था, एडवाइस लेता था। इसको बोला जाता है स्टेट जनरल। विथ 3 हाउसेज टू बी प्रेजेंट, 3 स्टेट, और तीनों जो ऑर्डर्स हैं उनके अलग अलग 3 हाउस थे। क्लर्जी का हाउस अलग था, नोबिलिटी का हाउस अलग है, रेस्ट। जैसे स्कूल में चलते हैं ना आप लोगों के ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, ऐसे ही उनके भी वहाँ पर 3 हाउस थे स्टेट जनरल में। क्या थे, क्लर्जी का अलग, नोबिलिटी का अलग, और बचे हुए पीजेंट्री का अलग। वाज नॉट समन अगेन फॉर नियरली 2 सेंचुरीज। और लास्ट कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ है, 1789 में। याद रखना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। यस, इट इज़ इन द 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ। अब 1789 से पहले कब स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई गई थी, तो वो बुलाई गई थी 1614 में। तो अप्रोक्स 200 ईयर्स, लगभग 200 साल पहले, अगर एक्चुअल कैलकुलेशन की जाए तो कितने साल होते हैं, 175 ईयर्स। तो 175 ईयर्स में एक बार भी स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाई गई। तो लास्ट कब बुलाई गई थी, 1614 में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एक बार, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, तो इट वाज हेल्ड इन द 1614। और उस समय इसका किसने लीड किया था, जो चाइल्ड किंग था लुइस 13, उसने इसको लीड किया। इसके आगे चलते हैं। बिकॉज द किंग डिड नॉट वांट टू शेयर पावर विथ 3 ऑर्डर्स। और इसमें क्यों था, क्योंकि राजा अपने पावर को शेयर नहीं करना चाहता था। वॉट हैपेंड इन इंग्लैंड वाज वेरी डिफरेंट इवन बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। उन्होंने नॉर्मन वॉर जीता। द एंग्लो सैक्सन हैड ए ग्रेट काउंसिल which the king had to consult before imposing any tax. This developed into the what called parliament. एक टर्म आती पार्लियामेंट, अपने इंडिया में है ना संसद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट वर्ड कहाँ से, पार्लियामेंट टर्म कहाँ से आई है, इंग्लैंड से आई है। और एंग्लो सेक्शंस जो इसके बिल्कुल माने जा सकते हैं, इसके स्टार्टिंग रूलर्स थे। कौन थे, एंग्लो सेक्शंस। इन लोगों ने क्या किया कि इनके पास एक काउंसिल होती थी जिसको बोला जाता है ग्रेट काउंसिल। इस ग्रेट काउंसिल के अंदर क्या होता था कि राजा अगर कहीं भी टैक्स इम्पोज करना चाहे, इम्पोजिंग एनी टैक्स, एंग्लो सेक्शंस ग्रेट काउंसिल, और राजा को क्या करना पड़ता, किंग हैड टू कंसल्ट बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स। कोई भी टैक्स इम्पोज करने से पहले इस काउंसिल में कंसल्ट करना पड़ता है। ये काउंसिल आगे चल के क्या बनती है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कहाँ से वर्ड आया, इंग्लैंड से। विच कंसिस्टेड ऑफ द लॉर्ड्स, इसके अंदर लॉर्ड भी रहते थे। हाउस, द मेंबर्स ऑफ विच वर द लॉर्ड्स एंड क्लर्जी, एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स रिप्रेजेंटेटिव टाउन्स एंड रूरल एरियाज। अभी भी देखा जाए तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 2 हाउसेज हैं। पहला हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और सेकेंड है हाउस ऑफ कॉमन्स। हालांकि इनके अंदर लोग अब सब दूसरे आ गए, बट ये 2 जो हाउस है वो अभी भी मेंशन है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन थे, मेंबर्स विच वर लॉर्ड्स एंड द क्लर्जी। जो नोबल्स, नोबिलिटी और क्लर्जी से बिलोंग करते थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो अदर लोग बचे हुए थे। किंग चार्ल्स फर्स्ट रूल्ड फॉर 11 ईयर्स 1629 से 14 विदाउट कॉलिंग ए पार्लियामेंट। और उसने बिना पार्लियामेंट के कॉल किए उसने खूब सारे काम किए।
व्हेन ही वाज फोर्स टू कॉल इट, और जब उसको फोर्स किया गया कि इसको बुलाया जाए, बिकॉज ही नीडेड ए मनी, ए सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट डिसाइडेड टू गो वॉर अगेंस्ट हिम। उसने बोला कि अगर उसको टैक्स लगाना चाहिए, उसको पैसा की ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया, टैक्स लगाना चाहता। याद रखना, राजाओं के पास, रूलर्स के पास, हाउ दे गोट मनी फ्रॉम द पॉपुलेशन और द पीपल, दे इम्पोज ए टैक्स ऑन देम एंड कलेक्ट मनी। अपना पैसा कैसे कलेक्ट करते थे, टैक्स इम्पोज करना है बस, किसी के ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर दो। अभी इंडिया की गवर्नमेंट भी क्या करती है, टैक्स इम्पोज कर देती है। जीएसटी लग गया, एसजीएसटी, सीजीएसटी, अदर टैक्स, लिवाइज टैक्स, ड्यूटी, ये सब एक्सरसाइज ड्यूटी, ये सब टैक्स हैं, और इन टैक्स से पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास है। तो रूलर्स भी क्या करते थे, टैक्स इम्पोज कर देंगे। टैक्स इम्पोज करना है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने एक टैक्स इम्पोज करना चाहा, तो क्या हुआ, एक पार्लियामेंट का हिस्सा उसके अगेंस्ट हो गया, लड़ना चाहता। ए लेटर एग्जीक्यूटेड हिम, और उसको बाद में भगा दिया, और एस्टेब्लिश्ड ए रिपब्लिक। तो फिर क्या हुआ, रिपब्लिक बन गया इंग्लैंड। दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग and monarchy was restored, but in condition the parliament would be called regularly. Today France has a republican form of government and England has a monarchy. अभी क्या है, फ्रांस के अंदर रिपब्लिक फॉर्म है, क्योंकि 1789 के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक रिवॉल्यूशन किया और वहाँ पर रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दिया। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1791 में। याद रखना, इंडिया वर्ल्ड का पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लिखा गया, 1791 में। और जो फ्रांस था वहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, यानी जनता मिलीजुली सरकार बनाती है, और इंग्लैंड में क्या है, मोनार्की नाम की पार्लियामेंट वहाँ पर है। दिस इज़ बिकॉज द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज लुक आफ्टर द 17th सेंचुरी। अपना चैप्टर यहाँ पूरा ख़त्म होता है। इसके नोट्स आपको आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे, आप उनसे इनको अपनी नोटबुक में कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम क्लास को अब यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे को जो थर्सडे वाली अपनी क्लास होगी ऑनलाइन उसके अंदर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। घर पे बने रहो। भिलवाड़ा के अंदर केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, तो जितना हो उतना कम यूज़ करो आने जाने का। थैंक यू सो मच। Meet you in the next class. The next chapter will be the Islamic lands. Third chapter, the Islamic lands will be started. Okay students, thank you so much.